सब्सक्राइब कीजिए जीएम एकेडमी को और घंटे को दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लेवल 2 के क्वेश्चन नंबर 16 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास यहाँ पर कुछ सेट्स दिए हुए हैं, प्रॉब्लम 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास इनमें क्या कंपेरिजन करना है कि जैसे सबसे पहले हमें प्रॉब्लम 1 में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और वीकेस्ट एसिड पता करना है। तो यहाँ पर 1 को कंसिडर करते हैं, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम डिसाइड कर लेते हैं जो ये 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखूँ मैं तो H+ जैसे रिमूव करूँगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा और यहाँ पर निकला तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा। हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ हमें पता करनी है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन की कार्बन से ज़्यादा होती है। तो नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन पे आ रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन पे आ रहे हैं, एक ये और एक ये। बट इसके केस में जो क्या आ रहा है, यहाँ पर ये जो बन रहा है यहाँ पर रेजोनेंस होगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी और यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन जहाँ होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर में लिखूँ तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? फर्स्ट प्रॉब्लम में बी की, देन डी, देन इसके बाद में यहाँ पर सी और ए में कंपैरिजन करना है। तो सी पे कार्बन पे नेगेटिव है, बट ये जो ग्रुप है ये -M ग्रुप है और यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन +M ग्रुप है जो कि नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबलाइज कर रहा है। तो इसके बाद में आ जाएगा सी, देन ए। तो ये हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? बी की। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। देन सबसे लीस्ट एसिडिक कौन होगा? ए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास जो सेकंड प्रॉब्लम है इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता करना है। तो यहाँ पर H को रिमूव किया, नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ पता करेंगे वो क्या है? यहाँ CH2- बनेगा H रिमूव करने के बाद में। यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव, तो ये दोनों फिनोल डेरिवेटिव है। अब यहाँ पर जो ये NO2 ग्रुप ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा -M और -I की वजह से। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? सबसे ज़्यादा D की हो जाएगी। देन हमारे पास A की होगी। अब यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, किस पे ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पे। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी C की, देन B की। तो यहाँ पे लीस्ट मोस्ट एसिडिक हो जाएगा D, तो आंसर हो गया D ये वाला। और लीस्ट एसिडिक हो जाएगा B, तो हमारा आंसर हो गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम 3 में विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन 3। तो यहाँ पर एसिड के लिए क्या करना है? H को रिमूव करना है, नेगेटिव चार्ज बनाना है। यहाँ पर भी नेगेटिव लगाया और यहाँ पर भी नेगेटिव, और यहाँ पर जो नेगेटिव बनेगा वो कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी कार्बन से। तो लीस्ट, यदि मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का पता करना चाहूँ तो जहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव हो वो लीस्ट हो जाएगा। तो लीस्ट तो अपन ने डी डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पर मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा ये चेक करने के लिए एनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। तो यहाँ पर रेजोनेंस में 2 बार जा रहा है, यानी ये 2 -M ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ +M ग्रुप +I ग्रुप जुड़े हुए हैं, +I ग्रुप जुड़े हुए और यहाँ पर एक ही -M ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ होगी? ए में, देन इसके बाद में होगी सी में, देन हमारे पास बी में। तो इस तरह से ये ऑर्डर हो जाएगा। तो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा ए, फिर लीस्ट एसिडिक हो जाएगा डी। तो ये डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ये दिया हुआ है कि 4th प्रॉब्लम में हमें स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट एसिड पता करना है। तो यहाँ पर सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हुए हैं। तो जैसे ये H को निकालेंगे तो यहाँ पर जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो क्लोरीन का यहाँ पे -I है, यहाँ पर भी इसका -I है और ये 2 क्लोरीन का -I लग रहा है। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जितना पास में -I ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा ये एनायन को स्टेबलाइज करेगा। एनायन को स्टेबलाइज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? डी की, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसके बाद में हमारे पास यहाँ देख रहे हैं कि एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन यहाँ पे। तो यहाँ पर नियरर है, ये नियरर है, सो मोर इफेक्टिव होगा नियरर होने की वजह से। तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी बजाय सी के। तो डी के बाद में बी, देन सी। सी क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी -I ग्रुप नहीं है, ये कम्प्लीटली +I ग्रुप है। तो सबसे लीस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो सबसे मोस्ट एसिडिक हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, देन ए ऑप्शन हो जाएगा वीक का। तो ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे 6 कंपाउंड दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने या कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करना है जो यहाँ पे दी हुई है। तो कंपाउंड ए हमारे पास जो है इसको पहले स्टडी करते हैं। कंपाउंड ए में यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ sp3 कार्बन्स। तो sp3 कार्बन से क्या मतलब है, जो कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ये वो क्या होगा sp3। यदि 3 से जुड़ा हुआ हो तो ये हो जाएगा sp2, ठीक है। और 2 से जुड़ा हुआ हो, 2 कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड से, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड तो पाई बॉन्ड भी होता है, बट sp3 ये सब डिसाइड कैसे करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से और प्लस लोन पेयर से, इनका समेशन करेंगे। यदि ये 4 आएगा तो sp3 हो जाएगा, यदि ये 3 आएगा तो sp2, और यदि ये 2 आएगा तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये तो आपको कैलकुलेट करना आता है। तो यहाँ पर अपन डायरेक्टली काउंट करके देख लेते हैं कि sp3 कार्बन्स कितने हैं। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो ये कार्बन जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो कार्बन्स के sp3 कार्बन्स है, ठीक है। तो ये कितने कार्बन हो जाएंगे, ये 6 कार्बन हो गए। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 6 आ गया। अब sp2 कार्बन पता करना है। तो sp2 कार्बन कितने हैं यहाँ पे, देखिए sp2 कार्बन 1 2 3 एंड 4 sp2 कार्बन हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर कोई भी sp कार्बन नहीं है तो sp कार्बन की वैल्यू 0 हो गई। अब नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड हमें चेक करना है। तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो एक काउंट ये कर लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए। फिर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स टू कार्बन, यानी सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स काउंट हो गए। तो इस तरह से हमने कंपाउंड ए को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड बी है। कंपाउंड बी में sp3 कार्बन्स डिसाइड करने हैं। तो sp3 कार्बन्स यहाँ पर मुझे कोई सा भी नहीं दिख रहा, तो sp3 कार्बन्स यहाँ पर 0 हो जाएंगे। अब sp2 कार्बन्स कंपेरिजन करना है। तो sp2 ये सब यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से ये सब साइड क्या है, sp2 है, ये भी sp2 है, यहाँ पर ये भी sp2, ये भी sp2। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो ये भी sp2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो है दोनों sp है, और यहाँ पर ये कार्बन भी sp2 है। तो यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 sp2 कार्बन हो गए। अब sp कार्बन चेक करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 2 कार्बन, ये दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ sp कार्बन कितने हो गए, 2। अब कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करना है। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 7, ये रहेगा 8, एक सिग्मा बॉन्ड इसमें रहेगा 9। इसके अलावा सी डबल बॉन्ड OH जो है, यहाँ पर कोई भी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड नहीं है, तो ये 0 कंट्रीब्यूशन देगा इसमें। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड्स काउंट करने हैं यहाँ पे। तो पाई बॉन्ड्स के लिए क्या देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि पाई बॉन्ड क्या है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, और इसके अलावा एक ट्रिपल बॉन्ड है, और एक सी डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 3, यहाँ पर 2, और इसमें एक पाई बॉन्ड। बट यहाँ पर जो दिया गया है, हमारे पास क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स टू कार्बन, कार्बन के साथ में पाई बॉन्ड कौन से फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बन के साथ में पूछा गया है कि पाई बॉन्ड टू कार्बन, तो कार्बन वहां पर होना चाहिए उस पाई बॉन्ड में। तो यहाँ पर अपन काउंट करें कि 3 + 2 + 1। सी डबल बॉन्ड O को हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड में, क्योंकि यहाँ पर एक कनेक्टिविटी कार्बन की है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आप करेक्शन कर लीजिए कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी नहीं, कि एक कार्बन मिनिमम होना जरूरी है। सी डबल बॉन्ड सी भी हो सकता है, ठीक है, या और सी डबल बॉन्ड O भी हो सकता है, ठीक है। बट N डबल बॉन्ड N के पाई बॉन्ड को अपन कंसिडर नहीं करेंगे, डू नॉट कंसिडर। तो यहाँ पर अपन काउंट करते थे, यहाँ पर कितने आ गए, 5 आ जाएगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं अब, कंपाउंड सी। तो कंपाउंड सी में हमारे पास क्या दिया हुआ है
कि नंबर ऑफ sp3 कार्बन डिसाइड करने, तो sp3 कार्बन कौन कौन से 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ sp3 कार्बन हमारे पास यहाँ पे 5 हो गए। अब sp2 कार्बन यदि मेरे को चेक करने हो तो sp2 कार्बन हमारे पास ये वाला कार्बन है सिर्फ, इसके अलावा कोई दूसरा कार्बन हमारे पास sp2 कार्बन नहीं है। अब नंबर ऑफ sp कार्बन भी यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। नंबर ऑफ कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने, तो कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 6 ही होंगे या 5 होंगे, सॉरी ये वाला जो बॉन्ड होगा ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या है C डबल बॉन्ड N है, कार्बन सिग्मा बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो काउंट कितने होंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। इसके अलावा फिफ्थ ऑप्शन में देखते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स टू कार्बन, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड दिए हुए हैं N डबल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड O, तो हम C डबल बॉन्ड O को कंसिडर कर लेंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी। हमारे पास डी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ sp3 कार्बन देखने, तो यहाँ पर sp3 कार्बन जो होगा वो होगा 1। इसके अलावा कोई भी sp3 कार्बन यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा फिर sp2 कार्बन चेक करना है, तो sp2 कार्बन हमारे पास यहाँ पर ये है और ये है, ठीक है। तो यहाँ पर sp2 कार्बन कितने हो गए 3 हो गए। इसके अलावा sp3 कार्बन भी देखने हैं यहाँ पे, तो sp3 कार्बन हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है, तो ये sp कार्बन 1 हो जाएगा। इसके अलावा फिर कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने, तो कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर एक, ये तो C डबल बॉन्ड N है, तो यहाँ पर तो एक भी नहीं होगा, कार्बन ये हो जाएगा 1 2, इसके बाद में ये दोनों भी नहीं होंगे, यहाँ पर भी नहीं होगा, और ये 3, तो यहाँ पर कार्बन सिग्मा बॉन्ड भी कितने 3 है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स टू कार्बन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स टू कार्बन से क्या मतलब है कि एक तो ये, जैसे इसको मैं इससे ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड होगा ये कार्बन से कनेक्टेड है, ये पाई बॉन्ड भी कार्बन से कनेक्टेड है, और ये बॉन्ड भी कार्बन से ही कनेक्टेड है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करें तो 1, ये भी 1 है, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पे कितने 2, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 4 पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं ये कंपाउंड में हमारे पास नंबर ऑफ sp3 कार्बन्स, नंबर ऑफ sp3 कार्बन्स हमारे पास यहाँ पर 1 2, इसके अलावा sp3 कार्बन यहाँ पर कोई सा भी नहीं है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 2। अब नंबर ऑफ sp2 कार्बन, अब sp2 कार्बन के लिए क्या है, तो ये sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, और ये भी sp2 कार्बन ही है, तो यहाँ पर टोटल sp2 कार्बन 3 हो गए। यहाँ पर कोई sp कार्बन है नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ देखो कार्बन 1 है 2, नंबर ऑफ कार्बन, इसके अलावा यहाँ पर कोई सा भी कार्बन सिग्मा बॉन्ड नहीं है, तो 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स टू कार्बन कितने होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स टू कार्बन यहाँ पे काउंट करूँ मैं, तो एक तो ये पाई बॉन्ड काउंट होगा, ये पाई बॉन्ड काउंट होगा, तो टोटल पाई बॉन्ड्स कार्बन के साथ यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंपाउंड एफ। कंपाउंड एफ में हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है sp3 कार्बन चेक करने, तो sp3 कार्बन ये भी sp3 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पर 10 sp3 कार्बन है। अब यहाँ पर कोई भी sp2 कार्बन नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड दिख ही नहीं रहा अपने को, 0 लिख देंगे। sp कार्बन भी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करना है, तो कार्बन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स ही हो गए, और यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 0। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले जो आप इसमें एक चीज़ करेक्शन करनी है वो ये है कि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड होगा और ये यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि कुछ कंपाउंड्स दिए गए, कुछ कंपाउंड्स के साथ में कॉलम 2 दिया गया है जिसको हमें मैच करना है। तो मैच करने में हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कि इस डबल बॉन्ड का एक एल्काइल ग्रुप इधर है, एक एल्काइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, ठीक। यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा सिस। यहाँ पर भी दोनों एल्काइल ग्रुप सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा सिस। यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा ट्रांस, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि सेकंड ऑप्शन हमारे पास हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है,
तो हीट ऑफ कंबशन के लिए क्या चेक कर लेते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं तो हीट ऑफ कंबशन भी बढ़ता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 12, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते हैं हीट ऑफ कंबशन भी बढ़ता है, और हीट ऑफ कंबशन जो होता है वो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली होता है, कि जो भी मॉलिक्यूल होगा उसकी स्टेबिलिटी यदि बढ़ेगी तो हीट ऑफ कंबशन कम होगा। तो हमें मैच करना है इनमें कि क्या क्या मैचिंग हो सकती है। तो सबसे पहले जो ए है, ए के साथ है मैच करना है। ए हमारे पास ट्रांस कंपाउंड है तो इसके साथ में क्यू आ जाएगा। अब इसमें पता करना है कि हाईएस्ट हीट ऑफ कंबशन होगा या लोएस्ट हीट ऑफ कंबशन होगा। तो जो मैक्सिमम कार्बन वाले हैं, मैक्सिमम कार्बन वाले ये दोनों हैं, तो इनका हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा होगा। बट इन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, जिसकी स्टेबिलिटी लीस्ट होगी। तो साइक्लोएल्कीन्स के केस में जो स्टेबिलिटी होती है वो जनरली ट्रांस ही सिस से ज़्यादा ही स्टेबल होता है, बट जो 8 to 11 मेंबर्ड साइक्लोएल्कीन्स होंगी उनमें हम सिस को ट्रांस से ज़्यादा स्टेबल बताते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए कि यहाँ पर ट्रांस है ये, तो यहाँ पर इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में रिपल्शन की वजह से ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। जो ट्रांस यहाँ पे जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और यहाँ पर हम देखें जो बल्कि 11 से अबोव वाले जो हो जाते हैं उनमें हमारे पास जो बड़े अल्काइल ग्रुप है वो अबोव है, तो उनमें रिपल्शन लेस हो रहा है, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है और सिस लेस स्टेबल है, तो लेस स्टेबल सिस है, तो इसका क्या होगा, हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगा। तो हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सिस का। तो यहाँ पर क्यू रह जाएगा। बी ऑप्शन में हम देखेंगे तो ये ट्रांस है, बी के साथ पी और आर, ये ऑप्शन मैच हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास नीचे वाले ऑप्शन में देख लेते हैं कि हाईएस्ट हीट ऑफ कंबशन हमने डिसाइड कर लिया, लोएस्ट वाला डिसाइड करना है। तो लोएस्ट के लिए सी और डी ऑप्शन को मैच करेंगे। तो सी में हमारे पास सिस है, तो सिस में पी, ट्रांस में क्यू। ठीक है, अब सिस और ट्रांस इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, सिस। तो ज़्यादा स्टेबल होगा उसी का हीट ऑफ कंबशन कम होगा, तो यहाँ पर हीट ऑफ कंबशन लोएस्ट किसका हो जाएगा, सिस का हो जाएगा। तो यहाँ पर एस ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने कॉलम को मैच कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ कंपाउंड्स दिए गए, इन कंपाउंड्स के कॉन्जुगेट एसिड के पीके डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो कॉन्जुगेट एसिड से क्या मतलब है आपका, ये कॉन्जुगेट एसिड से मतलब है कि जैसे ही हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ा, ये पॉजिटिव चार्ज बना, यहाँ पर प्रोटोनेशन करा दिया, ये बन गया, यहाँ पर प्रोटोनेशन कराया, ये बन गया, और यहाँ पर प्रोटोनेशन कराएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है, अब ये जो एसिड बना इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि प्रोटोनेशन के बाद में ये एसिड बना। अब इस कॉन्जुगेट एसिड का पीके वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो दैट मीन्स इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जनरली अपन कैसे पता करते हैं कि H+ को रिमूव करके देखते हैं। तो यदि H+ रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और लोन पेयर आ जाएगा। तो लोन पेयर को हम एज ए नेगेटिव चार्ज यदि माने तो उसको स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर होने चाहिए, और नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर कौन से होते हैं, -I ग्रुप और -M ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये -I ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर मैं देखूँ तो ये तीनों के तीनों +I ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये +I ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी ये तीनों के तीनों +I ज़्यादा है, यहाँ पर ये -I ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा यदि ये हाइड्रोजन रिमूव करता है तो यहाँ पर जो लोन पेयर होगा वो इसके साथ रेजोनेंस में भी जाएगा, तो ये -M की तरह भी बिहेव करेगा। तो ज़्यादा हाइड्रोजन रिमूव करके पॉजिटिव चार्ज को लोन पेयर में या हटाने की जो टेंडेंसी होगी सबसे ज़्यादा ए में होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यदि ऑर्डर में लिखूँ यहाँ पर, अब आफ्टर प्रोटोनेशन, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी ए की सबसे ज़्यादा। फिर इसके बाद में कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर डी, क्योंकि डी में हमारे पास ये -M की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये -I की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकता, नॉट बी sp2। ठीक है, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन है ये। तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि बाकी दो ऑप्शन में हमारे पास +I ग्रुप ही जुड़े हुए हैं। तो ए के बाद में हमारे पास यहाँ पे जाएगा डी। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर कौन सा एल्काइल ग्रुप आएगा, यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दोनों तरफ
ये है, बट यहाँ पर बल्कि प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि ज़्यादा इसको डिस्टेबलाइज करेंगे जैसे ही ये H को रिमूव करता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में किसका आ जाएगा, जो B आ जाएगा, देन C, तो लीस्ट ये हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहा, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहता है वही Ka का ऑर्डर रहता है। ठीक है, अब Ka का ऑर्डर ये दिया हुआ है, तो Pk जो होता है, Pk और Ka में जो रिलेशन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो Pk का ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, A लेस, ये हो जाएगा लेस देन D, लेस देन B, लेस देन C। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे लीस्ट ये Pk का ऑर्डर आ गया। अब Pk में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारे पास जो दी गई 10.95 इसकी दी हुई है, तो ये किसके साथ मैच करेगा, इसके साथ S, देन B के साथ 10.65 यानी R, ये 5.34 ये इसके साथ Q के साथ, और यहाँ पर P इसके साथ मैच कर जाएगा। तो अपन यदि अब इनको मैच करें कि यहाँ पर क्या मैचिंग हो रही है वो यदि ऑब्जर्व करें, तो A के साथ में हमारे पास क्या मैच हो रहा है P, B के साथ हमारे पास क्या मैच हो रहा है यहाँ पे R, C के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या मैच हो रहा है S, और D के साथ Q। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द जंक्चर्स सेंटर्ड ऑन एटम्स A, B एंड C ऑन द गिवन स्ट्रक्चर। तो हमारे पास स्ट्रक्चर दिए गए, उनमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा प्लेनरिटी से। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो रिंग है ये 5 मेंबर्ड है, ये बाकी जो रिंग है ये 6 मेंबर्ड, और ये भी 6 मेंबर्ड। ठीक है, तो ये 5, 6 और 6 मेंबर्ड का कम्बिनेशन है। यहाँ पर ये तीनों 6 मेंबर्ड का कम्बिनेशन है, और ये तीनों 5 मेंबर्ड का ही कम्बिनेशन है, तीनों के तीनों। तो जो एंगल स्ट्रेन देखा जाए, तो एंगल स्ट्रेन यदि एक 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड में कंपैरिजन किया जाए तो एंगल स्ट्रेन किस में ज़्यादा होता है, 5 मेंबर्ड में ज़्यादा होता है। तो एंगल स्ट्रेन की वजह से ये अपनी प्लेनरिटी को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा या प्लेनरिटी से डेविएट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन जो होगा वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर तो लगभग साइक्लोहेक्सेन में तो क्या होता है, एंगल स्ट्रेन नेग्लिजिबल ही होता है, इसके चेयर फॉर्म में नेग्लिजिबल होता है, चेयर फॉर्म में। ठीक है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन जो मिला, वो मिला कि हमारे पास जिसमें सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा वही प्लेनरिटी से डेविएट करेगा ग्रेटेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन में 6 रिंग मेंबर्ड वाली 2 रिंग आ रही है, यहाँ पर तीनों रिंग है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा ये, क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों रिंग 5 मेंबर्ड है। तो लार्जेस्ट एंगल स्ट्रेन होगा यहाँ पर, लार्जेस्ट एंगल स्ट्रेन होने की वजह से लार्जेस्ट डेविएशन भी यहीं पे होगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इस सी जंक्चर पर हमारे पास हाईएस्ट डेविएशन होगा, ये इजीली ब्रेक होना चाहिए एंगल स्ट्रेन की वजह से। तो पहला आंसर हो जाएगा कि सी ऑप्शन में ये हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि हाइड्रोजन एडिशन कहाँ पे होगा। हाइड्रोजन एडिशन कहाँ पे कराते हैं, जैसे डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी पे हाइड्रोजन एडिशन कराया, तो ये क्या होगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन कनेक्टेड हो जाते हैं। तो यदि रिंग में ऐसा कराते हैं तो रिंग में H2 एडिशन कराया यहाँ पे, तो ये भी ऐसे ऐसे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पर भी किस रिंग पे हाइड्रोजन एडिशन होगा, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो। और स्टेबिलिटी है इसकी कैसे डिसाइड करते हैं, एंगल स्ट्रेन से। तो सबसे हाईएस्ट अनस्टेबल हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, ये वाला ही है, जिसमें एंगल स्ट्रेन सबसे लार्जेस्ट है। तो हमारे पास कौन सी साइट होगी जहाँ पर हाइड्रोजन एडिशन होगा, ये 4th कार्बन पे होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.